हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबका प्रयाग एकेडमी में स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सामान्य हिंदी, जो हर एक परीक्षाओं में, चाहे वो यूकेएसएससी हो, यूकेपीसीएस हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहाँ पर भी सामान्य हिंदी की बात आती है, हर स्थानों पर हिंदी भाषा या सामान्य हिंदी की बात की जाती है। तो हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा से। आखिरकार हमें जानना ये जरूरी है कि भाषा क्या चीज़ है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है और ये हिंदी भाषा कैसे बनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, भाषा की बात करते हैं। भाषा भाष शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बोलना। बोलना का मतलब होता है यानी कि बोलना। ये भाष जो धातु है उससे निर्मित है। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। संस्कृत में जो क्रिया होती है, ठीक है, उसे धातु कहा जाता है। तो बोलना, इसे अपभ्रंश रूप में भाखा शब्द भी कहा जाता है। भाखा का मतलब भी होता है बोलना ही होता है। तो ये इसका अपभ्रंश रूप है। भाखा, शुरुआत में भाखा ही बोला जाता है और इसे कबीर ने इस शब्द का, कबीर दास जी ने इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया है। अब जो भाषा शब्द है, इसकी हमें व्याख्या पता होने के बाद ये पता चल गई कि जो भी बोला जाता है उसी को ही भाषा कहा जाता है। और हिंदी भाषा का मतलब क्या चीज हो गया? हिंदी का बोलना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये अमीर खुसरो जी ने किया था और अमीर खुसरो ने खालिक बारी नामक एक ग्रंथ लिखा था जो हिंदी फारसी कोश था। मतलब कि हिंदी यानी फारसी शब्द जो थे उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे आप बोलते डिक्शनरी। तो ये एक तरह से क्या थी? डिक्शनरी थी। जैसे आप यदि अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी डिक्शनरी लेते हैं, यानी कि अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ। उसी तरह से ये फारसी का हिंदी में अर्थ था। और अब हम इसके विकास की यदि बात करते हैं तो जो हिंदी का विकास हुआ है मूलतः वो किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो हिंदी के विकास का मूल क्या है? संस्कृत है। संस्कृत क्योंकि कठिन भाषा थी, क्लिष्ट थी, इसलिए बोलने में सामान्य लोगों को समस्या होती थी, समझने में समस्या होती थी। तो इसको कुछ परिवर्तित करके लोगों ने एक रूप स्वीकार किया या बोलना शुरू किया, जिसे पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। पाली आगे चल करके प्राकृत में परिवर्तित हो गई, यानी कि प्राकृत जो है वो पाली का और सरल रूप हो गया। और इसे ये भी लोगों को जब क्या लगने लगी, कठिन लगने लगी, तो इसे और सरल करते हुए उसे अपभ्रंश के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो अपभ्रंश जो है वो, अपभ्रंश का मतलब सामान्य तौर पर आप समझते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, यानी बदला हुआ रूप। ये सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, अन्यथा ये नहीं है। पर यह है कि संस्कृत का जो सबसे अधिक बिगड़ा हुआ रूप था वो अपभ्रंश के रूप में सामने आया और यहीं से किस चीज का निर्माण होता है? हिंदी का। तो
यदि आपसे ये पूछा जाता है कि मूलतः हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो संस्कृत से हुआ। और हिंदी सबसे यानी नज़दीक से किससे संबंधित है, तो वो अपभ्रंश से संबंधित है। यानी कि अपभ्रंश से हिंदी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहासकार लेखक हुए हैं, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। वो इन दोनों के अपभ्रंश और हिंदी के मध्य जो आता है उसे इन्होंने नाम दिया है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी का मतलब ये हुआ कि जो अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल था या संक्रमण काल था, यानी वह काल जिसमें से अपभ्रंश किसमें परिवर्तित होती थी, हिंदी में, तो उसमें हिंदी और अपभ्रंश के दोनों के शब्द प्रयोग किए गए। उन्होंने उस काल को क्या कहा, पुरानी हिंदी नाम दिया। उन्होंने इसे पुरानी हिंदी का नाम दिया। पुरानी हिंदी का मतलब ही हुआ अपभ्रंश मिश्रित क्या, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि मूलतः हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ और यह अपने सबसे नजदीकी यानी विकास के चरण में सबसे नजदीक या जिससे विकसित हुई है वो है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से हिंदी का क्या हुआ, विकास हुआ है। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकसित रूप प्राप्त हुआ है। अब हम यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत क्यों कठिन रही, क्योंकि संस्कृत जो है वो किसमें रही है, दो प्रकार से प्रयोग की जाती थी, एक वैदिक संस्कृति और दूसरा है लौकिक संस्कृति। वैदिक का मतलब समझते होते हैं कि वेद अर्थात वह संस्कृति जिसका प्रयोग वेद लेखन में हुआ है या जो वेदांग लेखन में किया गया है, उन्हें उस संस्कृत को हम वैदिक का संस्कृत नाम देते हैं। और लौकिक, लौकिक का मतलब होता है क्या, सांसारिक। तो सांसारिक का मतलब हुआ सामाजिक। तो वह संस्कृत जो सामान्य लोगों की बोली भाषा में या सामाजिक जो क्रियाकलाप थे या सामाजिक ग्रंथ थे उनको लिखने में प्रयोग की गई, उसे लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया। तो अमूमन जैसे कि आप लोग समझते ही हैं कि वैदिक संस्कृत ज़्यादा कठिन रही और लौकिक संस्कृति जो है वो कुछ कम कठिन रही, इसे क्योंकि लोग अधिकांशतः समझ लेते थे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हिंदी भाषा के कुल कितने क्षेत्र हैं। तो हिंदी भाषा के कुल 5 क्षेत्र हैं। हिंदी भाषा के कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 5। और इन्हीं भाषा क्षेत्र में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, वो हैं 18 बोलियां। ठीक है, 18 बोलियां बोली जाती हैं। और इनमें से जो 5 भाषा क्षेत्र हैं उनका और उनमें कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं और उनका विकास कहाँ से हुआ, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहली है राजस्थानी हिंदी। ये राजस्थानी हिंदी क्षेत्र है। राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में कुल बोलियां आती हैं 4 और इसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सेनी अपभ्रंश हुआ है। अपभ्रंश के भी क्या है, कई स्वरूप हैं, जिनमें सौर सेनी एक प्रकार है। इससे राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। दूसरा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र है, जिसमें बोलियों की संख्या 5 है और ये भी सौर सेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुआ है। ठीक है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से 2 हुए हैं, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि राजस्थान भी पश्चिम भारत में है और पश्चिमी हिंदी भी पश्चिम भारत यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद आता है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कुल 3 है। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपभ्रंश का क्या है, एक प्रकार है। इसके बाद चौथी जो बोली क्षेत्र है हिंदी का, वो पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी में जो बोलियों की संख्या है वो 3 है। इसकी उत्पत्ति खस प्राकृत से हुई है। ध्यान दीजिएगा, यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये अपभ्रंश से नहीं, किससे हुआ है, प्राकृत से हुआ है, और वो भी किससे, खस प्राकृत से हुआ है। इसके बाद 5वां आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में बोलियों की संख्या कुल 3 है और इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश से 4 बोलियों का 4 हिंदी क्षेत्रों का विकास हुआ है या 4 हिंदी 4 प्रकार के हिंदियों का विकास हुआ है, जिन्हें
उन क्षेत्रों में बोला जाता है। एक का खस से हुआ है। यदि आप इनको जोड़ें तो 4 राजस्थानी, 5 पश्चिमी, 5 4 9, 3 पूर्वी, 9 3 12, पहाड़ी 3 15 और 3 कितना हो गया बिहारी। ठीक है, कुल कितने हो गए 18 बोली क्षेत्र हो गए। अब इन्हें हम अलग अलग देख लेते हैं कि ये बोलियां 4 कौन सी हैं, ये बोलियां 5 कौन सी हैं, 3 कौन सी हैं, ये 3 कौन सी हैं और ये 3 कौन सी हैं। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में कुल 5 भाषाएं आती हैं। पश्चिमी 5 भाषाएं बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, इसी को ही कौरवी भी कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो मेरठ से शुरुआत होता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद। ठीक है, तो देहरादून का जो क्षेत्र आता है वो खड़ी बोली में आता है। और इसके बाद आता है ब्रजभाषा क्षेत्र। तो ब्रजभाषा जो बोली है ये ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, जिनमें आता है आगरा, मथुरा, मथुरा वृंदावन जानते ही हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और जहाँ पर कृष्ण रहते थे, अलीगढ़, बरेली आदि स्थानों पर ब्रजभाषा बोली जाती है। मतलब कौरवी से जो पहले वाला क्षेत्र है वो कहीं नहीं, खड़ी बोली है। कौरवी से बाद वाला आगे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रज क्षेत्र वो है जो कृष्ण की कर्मस्थली और जन्मस्थली आदि से संबंधित है। इसके बाद हरियाणवी। हरियाणवी में हरियाणा में बोली जाने वाली और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा आती है। बुंदेली। बुंदेली का मतलब क्या हुआ, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, बुंदेली बोला जाता है। ठीक है, इसमें झांसी, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर आदि आते हैं। ज़्यादातर ये वाले हिस्सा, झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश का है, बाकी जितने हिस्से हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आते हैं आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में है, बाकी ज़्यादातर वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है कन्नौजी, मतलब कि कन्नौज क्षेत्र के में बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी कहा जाता है। इटावा, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई आदि जगहों पर बोले जाने वाली भाषा कन्नौजी है। तो ये हो गए खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये हैं 5 बोली उपबोली क्षेत्र। ठीक है, जिनकी बोलियां हम बोलते हैं ये बोलियां क्षेत्र है। ठीक है, ये 5 हो गए, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है राजस्थानी भाषा क्षेत्र। ठीक है, राजस्थानी भाषा क्षेत्र में 4 बोलियां बोली जाती हैं। इन्हें वैसे सामान्य तौर पर आप पश्चिमी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी के नाम जानते हैं, लेकिन इन्हें वास्तव में पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी नाम से जाना जाता है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे मारवाड़ी कहा जाता है। ये जोधपुर, बीकानेर यानी कि सबसे पश्चिमी भाग भारत का, जो किससे लगता हुआ है, अधिकांशतः भाग पाकिस्तान से लगता हुआ है, वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा। फिर है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी भी कहा जाता है। तो जयपुरी का मतलब क्या हुआ, जयपुर में बोली जाएगी, अजमेर आदि में बोली जाने वाली ये बोली है। इसके बाद है उत्तरी राजस्थानी। ये मेवाती क्षेत्र यानी कि मेवात के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में आता है अलवर और भरतपुर आदि आता है। भरतपुर में घाना पक्षी विहार याद होगा आप लोगों ने, जीएस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे हम मालवी बोलते हैं, यानी कि मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली। ठीक है, मालवा क्षेत्र यानी कि मालवा का पठार आप लोगों ने पढ़ा है। तो मालवा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, देखिए अब ये राजस्थान से बाहर निकल गया। इंदौर, देवास, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर क्या बोली जाती है, मालवी भाषा यानी कि बोली, मालवी जो बोली है वो बोली जाती है। तो राजस्थानी
भाषा क्षेत्र में 4 बोलियां बोली जाती है। मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में, जयपुरी जयपुर क्षेत्र में, मेवाती मेवात क्षेत्र में, और मालवी मालवा के क्षेत्र में, यानी कि मालवा क्षेत्र का मतलब मालवा के पठार में। इसके बाद हमारा आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। 3 बोलियों में सबसे पहले आता है अवधी। आप लोग जानते होंगे अवधी। अवधी प्रयागराज में, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर आदि उसके आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। ठीक है। अवधी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कौन है कवि? सर्वश्रेष्ठ कवि आप लोगों को पता है। ठीक है, तुलसीदास। इन्होंने रामचरितमानस किसमें लिखी हुई है? अवधी में लिखी हुई है। इसी तरह से ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास है, जिन्होंने सूरसागर लिखा है। इस तरह से आता है बघेली, जो बघेल खंड में बोली जाती है। बघेली उत्तर प्रदेश से बाहर, यानी कि उत्तर प्रदेश के तुरंत बाद मध्य प्रदेश की जो सीमा है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा मिलने वाले जो जिले हैं वहां पर बोली जाती है, उसे बघेल खंड बोला जाता है। रीवा, सतना, मैहर, ठीक है, आदि जो जिले हैं वो बघेल खंड, बघेली बोली के क्षेत्र में आते हैं। ये सब मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी। आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण भी किसके साथ हुआ है? उत्तराखंड के साथ हुआ है। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, तो रायपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में, कोरबा, बिलासपुर आदि इन जिलों में क्या की जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो इस तरह से पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। गढ़वाली आप लोग जानते हैं किसमें? गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें जो बोली जाने वाली बोली है वो गढ़वाली बोली है। इसके बाद कुमायूनी आता है। कुमायूनी कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसे कुमायूनी कहा जाता है। त्रिशिर नेपाली, नेपाल में उत्तराखंड के कुछ भाग में और अधिकांशतः हिमाचल प्रदेश के भागों में बोली जाने वाली बोली है। इसमें आता है जौनसार, उत्तराखंड का इलाका, शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा आदि जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहाड़ी हिंदी के 3 बोलियां हैं, गढ़वाली गढ़वाल मंडल, कुमायूनी कुमायूं क्षेत्र, नेपाली ये जौनसार, और अधिकांशतः भाग किसके? जो उत्तराखंड से मिलते हुए भाग हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा आदि यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद है लास्ट, यानी कि जो 5वीं क्षेत्र है वो हमारी बिहारी हिंदी। इसमें भी 3 बोलियां आती हैं। मगही, यानी कि जिसे मगधी नाम से जानते हैं, और इसी मगधी अपभ्रंश से इनका क्या हुआ है? बिहारी हिंदी का उत्पत्ति हुई है। ये पटना, गया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पर बोली जाती है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, चंपारण आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब यदि आपसे बोला जाए, पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषी क्षेत्र का सबसे बड़ा, हिंदी भाषी जो क्षेत्र सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो भोजपुरी क्षेत्र है। तो जनसंख्या के हिसाब से बोली जाने वाली हिंदी की जो बोली है वो सर्वाधिक भोजपुरी है। भोजपुरी सर्वाधिक क्षेत्र पर नहीं बल्कि सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषी बोली है। इसके बाद आता है मैथिली। मैथिली जो है ये मैथिल प्रदेश में बोली जाती है। मैथिल जैसा कि आप जानते हैं मैथिली मैथिली किसे कहा जाता है? सीता जी को कहा जाता है। मिथिला में उनका जन्म हुआ था, तो वहीं के आसपास के क्षेत्र को जहाँ पर ये बोली जाती है उसे मैथिली क्षेत्र कहा जाता है।
दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र मैथिली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बिहारी हिंदी, इसके 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। और जो भोजपुरी है ये वो हिंदी की बोली है जो सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। अब आशा करता हूं कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। यदि आप 1-2 बार इसे फिर से देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम से याद हो जाएगा। सबसे पहले आप इनमें याद कीजिए कि कुल कितने भाषा क्षेत्र हैं, 5। उसमें कुल कितनी बोली जाती हैं, 18। तो पहले 5 भाषा क्षेत्रों को देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, राजस्थानी हिंदी क्षेत्र, फिर पूर्वी हिंदी क्षेत्र, फिर पहाड़ी हिंदी क्षेत्र, फिर बिहारी हिंदी क्षेत्र। 5 क्षेत्र हो गए। इसके बाद फिर आगे दोहरा देता हूं, कुल बोलियां 18 हैं। इनमें पश्चिमी में 5 आती हैं, राजस्थानी में 4 आती हैं, पूर्वी हिंदी में आती है 3, पहाड़ी हिंदी में आती है 3 और बिहारी हिंदी में आती हैं 3। यानी पूर्वी, पहाड़ी और बिहारी में 3-3, यानी कि 9 बोलियां। और बाकी बची अब आपके 2 क्षेत्र, उनमें एक में 5 और एक में 4, यानी उधर भी कितने हैं, 9 बोलियां हैं। तो कुल मिलाकर के 18 बोलियां हैं। और अब आप लोगों को, मुझे आशा है, अच्छी तरह से ये हिंदी भाषा, उसके क्षेत्र और उसकी बोलियां और प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती हैं वो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।